आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। अमेज नाउ के कार्यक्रम इनसे मिले में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी परेशानी, किसी दुविधा में फंसते हैं, बाढ़, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या कोई दैवीय आपदा, तूफान, चक्रवात, भूकंप, ऐसी परिस्थितियों में हम ईश्वर को याद करते हैं और फिर सबसे पहले जो याद आता है वो हैं एनडीआरएफ के जवान। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यूपी का जो पूर्वी इलाका है, यह पूरी तरह से बलिया से लेके बलरामपुर, श्रावस्ती होते हुए पीलीभीत तक तराई का बेल्ट कहा जाता है। यहाँ अक्सर बाढ़ की समस्या होती है। शायद ही एक आध साल छोड़ दिया जाए, बाढ़ के दर्शन अक्सर होते रहते हैं। लाखों हेक्टेयर एकड़ फसलें नष्ट होती हैं, खराब होती हैं, किसान बेघर होते हैं। तो आज हम अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित कर रखा है गोरखपुर एनडीआरएफ यूनिट के डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा जी को। तो आइए दोस्तों, हम आपसे रूबरू कराते हैं पीएल शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे दर्शकों के साथ आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। दिल में, मन में बहुत सारे सवाल हैं एनडीआरएफ को लेकर, और जो दैवीय आपदाएँ या प्राकृतिक मानवीय आपदाएँ जो आती रहती है, मानवीय भूलों की वजह से जो आपदाएं आ रही हैं, उनसे अक्सर आप हर ऐसे विषम परिस्थितियों में देखे जाते हैं, आपके जवान। तो सबसे पहले जो हम बात करना चाहेंगे कि वो एनडीआरएफ का मतलब लोग बाग ये समझते हैं कि जब कहीं कोई बाढ़ आई हो वहाँ आप दिखते हैं, तो बाढ़ राहत दल के रूप में लोग आपको समझते हैं, ख़ासतौर से जो क्षेत्रीय जनता है। तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें। जी हाँ, भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है वो हर साल बाढ़ग्रस्त होता है। इस वजह से एनडीआरएफ जब वहाँ रिस्पॉन्ड करती है, बहुत सारे लोग एनडीआरएफ को बाढ़ राहत के समय ज़्यादा देखते हैं। इसलिए हालांकि एनडीआरएफ किसी भी तरह की आपदा, चाहे वो बिल्डिंग कोलैप्स हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, साइक्लोन्स आते हैं, जो वेरियस इंडस्ट्रियल हजार्ड्स हैं जिसमें जो केमिकल के हों, बायोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल हों, तो इन सब के लिए सक्षम है, तैयार है और हमेशा एनडीआरएफ ही रिस्पॉन्ड करती है। और एनडीआरएफ हर तरह की आपदा से निपटती है और उसके लिए सक्षम है, ट्रेंड है। जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई और ये इनका किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई? जी हाँ, अगर हम भारत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो पहले ये जो डिज़ास्टर रिस्पांस तक था कि कोई डिज़ास्टर हो जाता था, उसके बाद हम उसको रिस्पॉन्ड करते थे। लेकिन 99 का जो सुपर साइक्लोन आया, उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनी और उसके बाद 2001 में जब भुज का अर्थक्वेक आया, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। उन्हीं मेजर्स के तहत डीएम एक्ट की क्रिएशन हुआ। 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ, जिसके तहत एनडीएमए और वेरियस इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आए। उसी के तहत 2006 में एनडीआरएफ का गठन हुआ, जो कि विभिन्न जो केंद्रीय पुलिस बल हैं वहाँ से डेपुटेशन पे बटालियंस को मर्ज किया गया, ट्रेंड किया गया और अल्टीमेटली वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, अब सवाल आता है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है एज ए होल, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, और इसी तरीके से एनडीआरएफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर बात इससे जुड़ी हुई है कि यूपी में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनडीआरएफ से पहले मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है वो 3 टायर सिस्टम है। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल की एजेंसी को हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, जिसके चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं और उनके साथ मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के होते हैं वो उनके चेयरमैन होते हैं और उनके साथ वाइस चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएमए जिसे हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो भी हेड होते हैं और उनके साथ उनकी एक कमेटी होती है। तो ये 3 टायर सिस्टम तो है ही है, उसको और नीचे लेवल पे ब्लॉक स्तर पे और इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी इनको आगे फ्रेम किया गया है जी। और अगर आप एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इस समय तक 15 बटालियंस उनके रेज हो गए, 16th बटालियन अंडर रेजिंग है और इनके हेडक्वार्टर डिफरेंट जोन्स में हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश के लिए 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ उनका हेडक्वार्टर वाराणसी में है। फर्दर हमने रिस्पांस को और बेहतर करने के लिए 3 रिस्पांस सेंटर बनाए हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल में और पूर्वांचल में गोरखपुर में और लखनऊ में। ये 3 रिस्पांस सेंटर हैं ताकि कोई घटना घट जाए तो हम जल्दी से जल्दी उस घटना वाले स्थल पर पहुँचे और रिस्पांस कर सकें। हमने ये देखा कि गांव की समितियों से भी इन्वॉल्वमेंट है एनडीआरएफ का। आप कहीं वहाँ जाते हैं तो उनको टीच करते हैं, बल्कि किसी मुसीबत के समय उनको कॉल भी करते हैं, ऐसा भी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल ये है कि गोरखपुर से किन किन जिलों को आप, चूँकि आपका बेस आप यहीं से आपकी यूनिट है जी, तो यहाँ से किन किन जिलों को आप रिस्पॉन्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं? गोरखपुर का जो रिस्पांस सेंटर है वो बलिया से लेकर श्रावस्ती तक का जो बीच का एरिया है, बीच के ज़िले हैं उनमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हमें रिक्वायरमेंट रहती है तो बाहरी जो टीमें हैं, चाहे वो लखनऊ में हैं चाहे वाराणसी में हैं, उनको भी हम बुलाते हैं। जैसे 2017 की बाढ़ की अगर आप याद करें तो हमने इवन अराकुनम जो कि चेन्नई के पास हमारी यूनिट है वहाँ से और पुणे से भी टीमों को यहाँ मंगाया और बेहतर तरह से हम फ्लड को मैनेज कर सकें। अब सवाल एक ये अहम है कि जब आपके जो जवान हैं वो कितने ट्रेंड होते हैं और उनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर है, वो कितने दक्ष होते हैं अपने कार्यों में और कहाँ से? जी हाँ, जो हमारे जवान होते हैं ये केंद्रीय पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पे आते हैं, जिसे हम डेपुटेशन बोलते हैं जी। तो ये 7 ईयर का एक डेपुटेशन है जिसको लाने के लिए पहले हम जो सर्कुलर करते हैं उसमें चुने हुए जवान इसके लिए आते हैं। जब वो एनडीआरएफ में एंट्री करते हैं तो हम इनिशियली कुछ कोर्सेज करवाते हैं। उनमें जैसे हमारा एमएफआर कोर्स है, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यानी जब भी हम किसी घटना वाले स्थल पे जाते हैं बहुत सारे लोग घायल मिलते हैं तो उन घायलों को और फर्दर इंजरी ना हो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं बगैर और फर्दर उसकी इंजरी को बढ़ाए हुए, तो उसको कैसे मैनेज करना है एमएफआर का कोर्स है। उसके अलावा हम फ्लड के लिए हाई राइज बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग के अंदर घुसना है, बहुत सारे अत्याधुनिक हमारे पास इक्विपमेंट हैं, डिफरेंट कैमराज हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं। हाई राइज बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए रोप रेस्क्यू जैसी ट्रेनिंग्स हैं। अगर हमें एयरफोर्स की मदद लेनी है तो हेली स्लीदरिंग जैसे कोर्स हैं। हमारे पास कैनाइन रहते हैं, डॉग स्क्वाड रहता है, उनकी ट्रेनिंग है। इसके अलावा हमें बायोलॉजिकल जो डिज़ास्टर आते हैं या केमिकल डिज़ास्टर हैं जी, उनके डिफरेंट हमारे पास इक्विपमेंट हैं, यूनिफॉर्म्स हैं और लड़कों को वैसी ही ट्रेनिंग दी गई है ताकि हमें इंडस्ट्रियल हजार्ड या कोई ऐसा केमिकल या रेडियोलॉजिकल हजार्ड में जाना है किस तरह से जाएं और वहाँ उनकी जो ड्यूटी बनती है किस तरह से उसकी रोकथाम करें। शर्मा जी, हम लोग पूर्वांचल की बात कर रहे थे, तो पूर्वांचल में जो डिसास्टर का जो मैनेजमेंट है आपका, इसकी क्या आपने प्रायोरिटी कुछ तय रख कर रखी होगी आपने? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का इलाका है, पूर्वांचल के इलाके में मुख्यतः बाढ़ वाला, क्योंकि नदियों का जाल बिछा हुआ है जी, चाहे वो प्राप्ति की बात करें, गंडक की बात करें या घाघरा की बात करें, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो फ्लड। और उसके अलावा यहाँ जो भूकंप के दृष्टि से अगर देखें तो ये हाई रिस्क जोन 4 में आता है। जोन 4 की मद्देनज़र रखते हुए हमें भूकंप पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा जब यहाँ फॉग होता है तो फॉग सर्दियों में ज़्यादातर फॉग में एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इनको हम प्रायोरिटी में रखते हैं। हालांकि हम हर आपदा के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और हमारी टीमें इमीडिएटली कॉल मिलने पर रिस्पॉन्स करती हैं। तो हमारी प्रायोरिटी बेसिकली इस तरह से है, फ्लड, भूकंप और जो इंडस्ट्रियल हजार्ड, इन चीज़ों के ऊपर हमारी प्रायोरिटी है। और ठंड सर्दियों में जो फॉग होती है वो भी, हाँ, उसमें क्या होता है विजिबिलिटी कम होती है और बस या ट्रेन एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, कोई हादसा हो जाता है किसी बिल्डिंग में, कोई बिल्डिंग गिर गई, या अक्सर देखा गया है कि जहाँ से एंट्रेंस है, अप्रोच है, वही दब गया, वही ब्लॉकेज हो जाता है वहाँ पे। ऐसी स्थिति में आपके जवान या आप जब वहाँ पहुँचते हो तो कैसे अप्रोच बना पाते हो, कैसे उन जो अंदर फंसे हुए हैं या डेड बॉडीज़ हैं उनको निकालने के लिए आपको इन तो करना पड़ता है, तो कैसे क्या कर पाते हैं आप? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो एनडीआरएफ इसके लिए स्पेशली तैयार की गई है कि मान लो अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जी। जहाँ का एंट्रेंस ही बंद हो गया है, तो हमारे पास वेरियस इक्विपमेंट है और उस तरह से दक्षता है, ट्रेनिंग है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारे पास विक्टिम लोकेटिंग कैमरा होता है। विक्टिम लोकेटिंग कैमरा से पहले हमारे पास इक्विपमेंट है जो ब्रीचिंग सिस्टम को कहते हैं। यानी आप मूव करने से पहले इन सारी चीज़ों को ले भी जाते हो? हाँ, हमारे पास तैयार बिल्कुल, रहता है इक्विपमेंट और लोडेड रहता है गाड़ियों में। ओके। और टीमें डिटेल रहती हैं जो इमीडिएट कॉल करने पे मूव कर जाती हैं। और ये सारे इक्विपमेंट उसमें हिस्सा रहते हैं और ये माइंड में भी टीम कमांडर और जो अफसर इंचार्ज जाते हैं उनके माइंड में रहता है हमारे पास क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या हमारे पास है। तो जाते ही जैसे आपने बोला कि अगर मान लो एंट्रेंस बंद है, मेन एंट्रेंस है वही ब्लॉक अभी है। हमें कहीं से देखना है तो देखने तो हम उसमें ब्रीचिंग सिस्टम की मदद से होल करते हैं। उस होल में फिर हमारे पास कैमराज हैं, वो कैमरा इंसर्ट करते हैं और कैमरा एक्सटेंड हो जाता है जी। वो अंदर लाइट भी छोड़ता है और कैमरा बाहर की जो अंदर की पिक्चर जो है वो बाहर अच्छा, वो वहाँ से पिक्चर भेजता है, मॉनिटर पे लाइव दिखती है। अच्छा, आपका मॉनिटर भी उस ड्रिल मशीन के साथ लगी हुई है? जी हाँ, जो लोकेटिंग कैमरा है और वो जो सिस्टम है पूरा उसमें वो आप बाहर देख पा रहे हैं कि अंदर अगर विक्टिम है तो वो कहाँ है, ताकि ऐसा ना हो हम उसको रेस्क्यू करते वक्त उसको नुकसान पहुंचा दें। जी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो हमारे पास साधन है, संसाधन है, ट्रेनिंग है और वो इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए हम लोगों को रेस्क्यू करते हैं। ओके। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग और सफोकेट करने वाली सिचुएशन होती है कि वो अंदर फंसे हैं, कैसे निकाला जाए। जी बिल्कुल, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बताई और आप उसकी तैयारी के साथ जाते हो। जी बिल्कुल। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब डिसास्टर रेस्क्यू आप करते हैं तो कौन से चैलेंजेस आपके साथ होते हैं? जी हाँ, जब भी हम किसी डिज़ास्टर में जाते हैं तो वो एक एडवर्स सिचुएशन होती है। बिल्कुल। कभी साइक्लोन है, भूकंप है, जो भी है, सबसे पहला ये है कि हमारे जो संचार के माध्यम हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं। बहुत बार हमारे जो रोड हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पहुँचने की दिक्कत आ सकती है, या टेलीफोन के जो नेटवर्क हैं, आजकल मोबाइल सिस्टम्स हैं, सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हमारे पास एक पैरेलल व्यवस्था रहती है। इसमें दो पहलुओं पर बात करूँगा। पहली तो पैरेलल व्यवस्था है, संचार की व्यवस्था हमारे पास पैरेलल रहती है। हमारे अपने जो कम्युनिकेशन सेट होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सेट हैं, VHF सेट्स हैं, उनके माध्यम से। इसके अलावा हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन रहते हैं। सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। और साथ ही साथ हमने सारे एरिया, जिस एरिया में हम जा रहे हैं, मोस्टली अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फैमिलाइज कर लिया होता है। हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रोच करते हैं, कुछ दिन वहाँ स्टे करके पूरा उनका जो वल्नरेबिलिटी है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की वो जानते हैं, रिसोर्सेज को जानते हैं, रूट्स को जानते हैं, नदियाँ, नाले, बड़ी बिल्डिंग्स, जो भी हजार्ड्स हो सकते हैं, जो चीज़ें वल्नरेबल हैं, उन सब का एक रिसोर्स मैपिंग कर लेते हैं। वो मैपिंग हमारे पास रहती है जी। तो उनका इस्तेमाल करते हुए हम उस स्थान पर पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल, चैलेंज तो है, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेन किया गया है और हम उसके लिए दक्ष हैं कि हम। अब थोड़ी और फिर से बाढ़ पे बात कर लें। जी। 1998 का बाढ़ सदियों में कभी ऐसा आता है। बिल्कुल। फिर 2017 में थोड़े ही सालों के डेढ़ दशक के बाद ही, यानी 2017 में एक बार बाढ़ आई, जिसमें आप लोगों ने बखूबी बहुत सारे काम किए। तो कुछ उसके बारे में बताएं आप, कुछ खास ऐसी। आपने सही बोला कि यहाँ जब हम बाढ़ की बात करते हैं तो 1998 यहाँ का बेंचमार्क है कि उसकी जैसी दुर्गम बाढ़ यहाँ कभी नहीं आई। लेकिन 1998 के बाद 2017 की जब हम बात करें तो हम बेहतर तैयारियों के साथ थे, हमारे पास संसाधन थे, हमारे पास नॉलेज थी कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और 2017 में बखूबी उसको मैनेज किया। बहुत क्लोज पहुँच गए थे 1998 के पास ही। गोरखपुर की बात करें या पूर्वांचल की बात करें तो जो नदियाँ हैं वो आबादी वाले इलाके से ऊँची हैं। तो अगर कोई बांध कोलैप्स कर जाता है, बांध ब्रीच करता है, तो जो पानी है वो सारा पॉपुलेशन में घुस जाता है जी। और बहुत सारे लोग जो उसमें फंस जाते हैं। तो 2017 में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी कि कमरिया घाट से ब्रीच हो गया, फिर डिफरेंट और जगहों पे ब्रीच हो गया जी, इधर कैंपियरगंज साइड से भी तो हुआ था। और ये लगभग पूरी डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बलिया तक सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे। हमारे पास रेस्क्यू एजेंसीज प्रॉपर थी, हमारी एनडीआरएफ के भी जो और टीमें बाहर से देश भर से टीमें हमने यहाँ मंगा के उसका बेहतर वो किया और जान माल का बहुत मिनिमम नुकसान हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ स्टेट की जो मशीनरी थी बहुत एक्टिव थी और हमने मिलकर काम किया और बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज कर पाए। जी, थोड़ा कट कर दो यार, पंखा चला। हम लोग बाढ़ की बात कर रहे थे शर्मा जी। बाढ़ में अक्सर देखा जाता है कि
उनमें से बहुत सारे लोगों को तैरना नहीं आता है। जी और हमने ये भी देखा है, सुना है कि आप लोग उन्हें जाके जो बाढ़ के बाद से या पहले वाली जो समय होती है उसमें आप उन्हें एजुकेट करते हैं। तो उन्हें तैरना भी नहीं आता है, उन्हें बाहर भी सुरक्षित समय रहते निकल लेना है, क्योंकि पता नहीं एनडीआरएफ की टीम उस समय तक पहुँचे या ना पहुँच पाए। रेस्क्यू टीम पहुँच पाती है, कभी देर होता है। तो ऐसे में वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ घरेलू उपाय ऐसा कुछ भी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। एनडीआरएफ समय समय पर अपने जो और स्टेक होल्डर हैं, जैसे एसडीआरएफ है, चाहे डिजास्टर एजेंसीज हैं, पीएसी है, एनसीसी है, और जो स्टेक होल्डर हैं उनको तो ट्रेनिंग करवाती ही है। उसके साथ साथ हम जब फ्री टाइम होता है, फ्लड में तो सारे लोग डिप्लॉय हैं, लेकिन उससे पहले जब पूरा साल भर होता है तो अपने मॉड्यूल बना बना के हम डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, और ख़ास करके जो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हैं जी। उनमें जाके हम गांव के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत लोगों को तैरना आता है और कुछ लोगों को नहीं भी आता है। जिन लोगों को नहीं भी आता है वो भी लोगों की मदद कैसे करें उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मान लो किसी को तैरना नहीं आता है और घरेलू संसाधन से हमने एक टायर ट्यूब बना ली है, उसको फुला के अगर हम उसके पास फेंक दें, जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो जब आप उसको हेल्प करते हैं, आप रोप फेंक दें, आप लंबा बैम्बू लेके उसके तक अप्रोच करें, अपने आप को जोखिम में ना डाल के सेफ रखते हुए हम कोई ऐसी चीज़ की उसको हेल्प दें जिसे वो पकड़ के आ सके। और दूसरा ये है कि जो तैरने वाला भी जब बचाने जाता है उसको भी हम टेक्निक सिखाते हैं। अगर आप सीधे उसको अप्रोच करेंगे, मान लो मुझे तैरना आता है और मैं दूसरे को बचाने जा रहा हूँ, वो इतना उस समय पैनिक हो रखा होता है, वो सामने से आपको जकड़ लेगा और आपको भी तैरने नहीं देगा। जी जी। तो इसलिए उसको पकड़ने, उसको भी जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो उसकी एक सर्टेन अप्रोच है कि पीछे से अप्रोच करें या दूसरे, और डिफरेंट विधियाँ हैं कि क्या क्या विधि से हम ड्राई रेस्क्यू हम उसे कहते हैं कि जो बाहर रह के खुद पानी में ना इन्वॉल्व होकर किस तरह से रेस्क्यू करें, और जिनको तैरना आता है वो कैसे लोगों का जीवन को बचाएं। और साथ ही साथ आपने बात की घरेलू सामानों की, जो चीज़ें भी तैरती हैं उन चीज़ों का कैसे बेहतर इस्तेमाल करके हम खुद को तैरा लें या उस मुश्किल में हम आपको बचा लें। फॉर एग्जांपल बोटल्स हैं, तो कुछ बोटल्स को लेके उसमें हम अगर रोप से बोटल राफ्ट बना लें, ये जो पानी वाले प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल है, उसका ढक्कन टाइट कर लें, उसमें कोई पंचर नहीं होना चाहिए, ताकि एयर टाइट रहना चाहिए, और उसको हम दोनों सिरों से बांध के हम अगर अपनी छाती में बांध लेंगे तो वो 5 से 6 बोतल एक सामान्य किसी भी व्यक्ति को तैराने में सक्षम है। इसी तरह से और राफ्ट बनते हैं, जैसे हम सूखे नारियल हैं, सूखे नारियल को बीच से पंक्चर ना करके उसके ऊपर जो फाइबर है, जो उसका रेशे हैं, उसमें से हम अगर रस्सी से उसको दोनों साइड से बांध के अपने लपेट सकते हैं। अच्छा। घरों में गैलन है, 2 गैलन को अच्छी तरह से ढक्कन उसका बंद करके उसको हम रोप से वो कर देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जो हम उनको गांव में जाके सिखाते हैं और पानी में प्रैक्टिस भी कराते हैं। अच्छा अच्छा। एक आपदा मित्र गोरखपुर में 200 आपदा मित्र तैयार किए हैं, वो एनडीआरएफ की ट्रेनिंग के साथ ही तैयार किए हैं। तो वो बहुत सक्षम हमने उनको किया है, ताकि वो ग्राम समिति तक जाके वो जो आपदा मित्र हैं फर्दर लोगों को नॉलेज दें, और लोगों को कभी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो अपने जीवन को बचा सकें और अपने साथियों का जीवन भी बचा सकें। जी। अच्छा, ये अभी जो आपके सामने चैलेंजेस की कमी नहीं है, जब भी आप निकलते हो तो चैलेंजेस होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, याद है, याश एक तूफान चक्रवात आया था, फिर फेनी करके आया था जो उड़ीसा बंगाल के बॉर्डर पर था, तो वहाँ पर भी आप लोगों को जाना पड़ा था। जी। तो वहाँ आपने किस तरीके से राहत पहुँचाया, रेस्क्यू किया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ज़रूरत पड़ती है तो एनडीआरएफ की टीमें कहीं भी पूरे भारतवर्ष में और अब्रॉड भी, जैसे जापान और जो नेपाल का अर्थक्वेक आया था वहाँ भी गई थी। तो हमारी टीमें कितने नंबर ऑफ़ टीम्स चाहिए उतनी टीमों को हम फिर वहाँ कंसंट्रेट करते हैं। तो फ़ौनी और यश में भी हमारी गोरखपुर से टीमें गई थी। ये टीमें उसी तूफ़ान में, जब तूफ़ानों में देखा कि तूफ़ान की ग्रेविटी ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, तो नंबर ऑफ़ टीम्स को बढ़ाने के लिए इनको भी साथ भेजा गया था। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है तूफ़ान में लैंडफॉल के बाद, क्योंकि हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि पुराने बड़े पेड़, खंभे, जो भी हैंगिंग चीज़ें हैं और बहुत सारे कच्चे मकान वगैरह सब गिर जाते हैं। जी। तो जो मेजर काम है कि अगर कोई लोग फंसे हुए हैं कहीं तो उनको निकालना। आपके पास सारा जो कम्युनिकेशन है वो आपका लोकल है, आपका जो मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन है, जो टेलीफोन, मोबाइल्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके टावर अफेक्टेड हो जाते हैं, बिजली बंद हो जाती है जी।
और इन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो आपके अपने रिसोर्सेज हैं, जो मैं आपको पहले बताया कि हमारे पास सक्षमता है कि हम एक पैरेलल सिस्टम, संचार सिस्टम लेके चलते हैं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है। उसके साथ ही साथ वो सारी इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनको बहाल करना है, चाहे वो रोड है, रोड कम्युनिकेशन बहाल करना है, चाहे वो बिजली है, बिजली कैसे बहाल हो, चाहे दूरसंचार के माध्यम हैं, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स को हम मदद देते हैं। बहुत सारे पेड़ रोड में हैं, बहुत सारे खंबे रोड में गिर गए हैं, उन सबको काट के और लोगों को ये कम्युनिकेशन बहाल करना हमारी प्रायोरिटी रहती है। जी, तो शर्मा जी बहुत सारी जानकारियाँ आपने दिया, और एक सवाल रह जाता है, लेकिन वो चूँकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है आगे के लिए, तो वो हम फिर अगले मुलाकात में बात करेंगे कि स्कूल और इंस्टीट्यूशंस को आप कैसे एजुकेट करते हो सामान्य तौर पर आपदा से पहले या उसके बाद के दिनों में। तो हम उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। आज जो आपने जानकारियाँ दी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, खासतौर से इस पूर्वी बेल्ट को लेकर, जहाँ बाढ़ हमेशा यहाँ बरकरार रहती है। हर साल 2 साल पर कोई ना कोई ज़िला प्रभावित होता है, थोड़ा या ज़्यादा, उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वैसे भी हम लोगों ने देखा है आपको, जब ट्रेन शूट की गोरखपुर में 4 फाटक के आगे, या फिर 2014 में जो मगहर के पास चुरेब में हुआ था, वहाँ पर भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया। वहाँ का जो कैजुअल्टीज़ थी, उसके बाद भी आप लोगों ने दिन रात करीब 36 घंटे आप लोगों ने काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आप हमारे स्टूडियो पे आए, और आपसे ऐसे ही तमाम मौक़ों पे आपसे जानकारियाँ हम लेते रहेंगे। जरूर। थैंक यू। थैंक यू। हिम्मत हार के बैठे रहें, हमको मंजूर नहीं, मंजिल हमसे दूर है, हम मंजिल से दूर नहीं। जी, ये एनडीआरएफ के जवान बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही जोशीले, ऊर्जा से भरे हुए, और सबसे बड़ी बात प्रशिक्षित हैं। ये इन्हें किसी भी तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है जो किसी भी मौके पर ज़रूरत होता है। यहाँ तक कि जैसा कि अभी शर्मा जी ने हम सभी को बताया कि ये बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, हर तरीके के प्रशिक्षण से पूरे तरीके से प्रशिक्षित होते हैं, तैयार होते हैं। तो ये थे हमारे एनडीआरएफ के जवानों के कर्तव्य, जो आपने कुछ रेसेस फुटेज वगैरह भी देखे, और जो आपने बताया, शर्मा जी ने हमें बताया। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र इनसे मिलिए यहीं पर समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।